हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास जिस टॉपिक पे बेस्ड है उस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम मैनेजमेंट के नेचर की बात करेंगे कि मैनेजमेंट एक्चुअली किस नेचर का है। जब हम नेचर की बात करते हैं तो हमारे सामने तीन सेगमेंट्स आते हैं। फर्स्ट साइंस, सेकंड आर्ट्स एंड थर्ड प्रोफेशन। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या मैनेजमेंट आर्ट्स है, या फिर तीसरा सवाल आपके सामने ये आता है कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है क्या। तो चलिए हम इन तीन सवालों के जवाब को खोजने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मैनेजमेंट साइंस है या नहीं। लेकिन ये जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली साइंस क्या होता है, और साइंस को जानने के लिए हमें साइंस के फीचर को समझने की जरूरत होती है। क्लियर क्या? तो अगर हमें ये जानना है कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं, तो उसको जानने के लिए हम पहले ये जान लेते हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस के सर्टेन फीचर्स हैं। तीन फीचर्स यहाँ पे स्टैंडर्ड तौर पे दिए गए हैं। इन तीनों फीचर्स की हम प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर इन तीनों फीचर को हम मैनेजमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर ये तीनों फीचर मैनेजमेंट में भी पाए जाते हैं तो मैनेजमेंट आपका साइंस कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर साइंस के फीचर और मैनेजमेंट के फीचर अगर मैच नहीं करते हैं तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि मैनेजमेंट साइंस नहीं है। तो चलिए पहले साइंस समझेंगे, फिर कंपेयर करेंगे एंड देन कंक्लूजन निकालेंगे। सबसे पहला साइंस का फीचर है दैट्स कॉल्ड सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे आपके सामने साइंस की मल्टीपल एकेडमिक डिसिप्लिन है, लाइक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसमें आप जियोलॉजी की बात कर सकते हो, बॉटनी की बात कर सकते हो, एस्ट्रोफिजिक्स की बात कर सकते हो। मल्टीपल सब्जेक्ट्स है आपके साइंस में जो कि एक इंसान स्टडी कर सकता है। अब आप साइंस को स्टडी करने जाते हो तो कहीं ना कहीं उसके मल्टीपल लॉज, थियरीज, प्रिंसिपल्स, उन सभी की कहीं ना कहीं कलेक्शन आपको मिलती है जहां पे आप साइंस की नॉलेज एक्वायर करते हो। और हर चीज एक सिस्टम के तरीके से क्या की जाती है, प्लान की जाती है कि हमें पहले क्या जानना चाहिए, उसके बाद क्या जानना चाहिए, उसके बाद हमें किस चीज से एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हो। तो साइंस में सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज देखने को मिलता है। मतलब साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। हर चीज प्रॉपर्ली डिफाइन है, हर चीज सीक्वेंस में प्रेजेंट की जाती है। लेकिन बात आती है कि क्या मैनेजमेंट में भी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो अब देखिए, अगर हमारे सामने साइंस की किताबें होती हैं तो क्या मैनेजमेंट की किताबें नहीं है क्या? आपके सामने मैनेजमेंट की किताबें हैं। तो जिस तरीके से साइंस में साइंस की बुक्स होती हैं, उनके थियरीज, प्रिंसिपल्स और अदर एलिमेंट्स होते हैं, मैनेजमेंट की भी अपनी थियरीज होती हैं, मैनेजमेंट की भी अपने प्रिंसिपल्स होती हैं। जिस तरीके से साइंस के सब्जेक्ट में चीजों को सीक्वेंस में एक सिस्टम में अरेंज किया जाता है, मैनेजमेंट में भी उन चीजों को और मैनेजमेंट की चीजों को सिस्टम और सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो पहला फीचर है साइंस का वो मैनेजमेंट से टैली करता है, या फिर मैनेजमेंट का फीचर साइंस के फर्स्ट फीचर से मैच कर सकता है। तो यहाँ पे वन ईच नजर आता है, और इस पॉइंट तक अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट फीचर के अकॉर्डिंग कि मैनेजमेंट भी साइंस है। दूसरा फीचर देखते हैं। जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो आमतौर पे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से काम करती है, जो फोर्स है वो किस तरीके से काम करता है, मोशन क्या होता है, हर चीज को हमने कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट किया है। अब वो एक्सपेरिमेंट लैबोरेटरीज में हो या फिर ओपन एनवायरनमेंट में हो, क्योंकि विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन साइंस के प्रिंसिपल्स तैयार नहीं होते, विदाउट ऑब्जर्वेशन साइंस के प्रिंसिपल्स तैयार नहीं होते। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि सर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी तो होते हैं। हाँ जी, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी होते हैं, लेकिन क्या जिस तरीके से साइंस के प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं, क्या मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं? आप एक्सपेरिमेंट मत करिए, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं, आप ये कह सकते हैं। लेकिन इससे भी बेहतर आप ये कहें कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो मैनेजर के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को तैयार करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, कोई आर्टिफिशियल सिस्टम नहीं तैयार किया जाता, कोई आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं तैयार किया जाता, कोई लैबोरेटरीज में उसके प्रिंसिपल्स नहीं तैयार की जाती चीजों को चेक करके। तो इसीलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं
कि जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है, लेकिन जो साइंस का प्रिंसिपल है वो एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो आप यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो साइंस का सेकंड फीचर है वो पार्शियली मैनेजमेंट के फीचर से टैली करता है या फिर मैनेजमेंट में देखा जाता है। तो फर्स्ट में दोनों इक्वल होते हैं, सेकंड में आप हाफ हाफ कह सकते हो, होता भी है कुछ और कुछ नहीं भी होता, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होता, एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऑब्जर्वेशन दोनों में काउंट किया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि सेकंड फीचर पार्शियली टैली करता है, फुल्ली टैली नहीं करता। जो थर्ड फीचर है साइंस का वो है यूनिवर्सल वैलिडिटी। किस चीज की यूनिवर्सल वैलिडिटी? जैसे जितने भी साइंस के लॉज हैं, जितने भी साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, थियरीज हैं, वो पूरी दुनिया में सेम तरीके से एप्लीकेबल हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे अगर आप हाइड्रोजन का 2 एटम एंड ऑक्सीजन का 1 एटम मिलाते हो तो आपके सामने H2O आता है, और H2O वाटर का एक तरीके से मॉलिक्यूलर केमिकल फॉर्मूला जो भी आप कहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जाती है कि ये जो H2O है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, वो इंडिया में भी वाटर बनाएगा, वो रशिया में भी वाटर बनाएगा, वो चाइना में भी वाटर बनाएगा, वो जर्मनी में भी वही बनाएगा, फ्रांस में भी वही बनाएगा, यूके, यूएस, आर्कटिक, अटलांटिक, हर जगह, ऑस्ट्रेलिया में भी वही चीज बनाएगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। अगर बात आती है फ्रिक्शनल फोर्स अगर इंडिया में लगता है या फिर इंडिया की चीजों पे लगता है तो बाकी भी वही लगता है। जिस तरीके से जिस साइंस के प्रिंसिपल पे कार इंडिया में चलती है उसी प्रिंसिपल पे सब जगह भी चलती है। व्हिच मींस आप ये कह सकते हो कि जो साइंस की ऑब्जर्वेशंस होती हैं, फिर जो साइंस की प्रिंसिपल्स होती हैं, जो साइंस के एस्पेक्ट्स होते हैं, वो हर जगह अप्लाई करते हैं और एकदम सेम तरीके से, कुछ अलग नहीं हो जाता। लेकिन जो मैनेजमेंट के एस्पेक्ट में अगर आप देखते हो इस पॉइंट को तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है, क्योंकि मैनेजमेंट का तरीका जो इंडिया में है, मैनेजमेंट में जिन प्रिंसिपल्स को प्रॉपर्ली रिजिडली अप्लाई किया जाता है, मे बी वो किसी दूसरी जगह अप्लाई नहीं किया जाता। एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए, मान लेते हैं अगर आप जापान में किसी कंपनी के सीईओ, कहां हो, जापान में किसी कंपनी के सीईओ, तो जापान में एक बेसिक मेंटालिटी है, एक बेसिक टेंडेंसी है, अगर कोई भी एम्प्लॉय काम करते हुए सो रहा है, वर्किंग आवर्स में सो रहा है, तो एक सिंपैथी जागता है मैनेजर के मन में, भाई इसने खूब मेहनत किया होगा, इतना मेहनत कर रहा है कि बेचारा थक के सो रहा है। हमारे यहाँ अगर कोई काम पे सो जाए, मैनेजर आएगा, टक करके देगा, कहेगा क्यों भाई काम चोरी कर रहे हो, काम के टाइम पे सो रहे हो, तो क्या दिख रहा है। इंडिया में टेंडेंसी अलग है मैनेजमेंट की, लेकिन जापान में वही चीज अलग तरीके से हैंडल की जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एस्पेक्ट, जो प्रिंसिपल्स, जो ऑब्जर्वेशंस आपके किसी अदर जगह अप्लाई होते हैं, मे बी वो किसी और अदर जगह अप्लाई ना हो, which means मैनेजमेंट में यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑन यूनिफॉर्म फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन साइंस में यूनिवर्सल वैलिडिटी प्रॉपर्ली आपको नजर आती है। तो यहां पे साइंस अलग हो जाता है और मैनेजमेंट अलग हो जाता है। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि फर्स्ट फीचर के केस में प्रॉपर्ली दोनों मैच कर जाते हैं, ठीक है। सेकेंड फीचर में ये पार्शियली मैच करते हैं और थर्ड फीचर में तो ये मैच ही नहीं करते। तो कंक्लूजन क्या बनता है? कंक्लूजन ये बनता है कि मैनेजमेंट परफेक्ट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट कंप्लीट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। तो क्या है सर? तो मैनेजमेंट सॉफ्ट साइंस है, मैनेजमेंट आपका इन एग्जैक्ट साइंस माना जाएगा, मैनेजमेंट कंप्लीट या परफेक्ट साइंस नहीं माना जाएगा। ये कंक्लूजन साइंस के रेफरेंस से निकलता है और आपके सामने पहला नेचर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। सेकेंड नेचर की बात करते हैं, आर्ट्स, ठीक है। हम ये देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट आर्ट नहीं है। जैसा कि हमने साइंस में किया कि पहले हमने साइंस देखा, फिर हमने उसको मैनेजमेंट से कंपेयर किया, इक्वल हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हमने कंक्लूजन निकाला। इन केस ऑफ आर्ट हम यही करेंगे, क्योंकि आर्ट के केस में भी हम पहले ये जानेंगे कि आर्ट क्या है, हम आर्ट के फीचर को देखेंगे, देन फिर हम उसको कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट से। अगर कंपेयर हो जाता है तो मैनेजमेंट आर्ट होगा, नहीं होता तो मैनेजमेंट आर्ट नहीं होगा, अगर फीचर इक्वल नहीं होते हैं तो, ठीक है। सबसे पहला आर्ट का फीचर है दैट्स कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट क्या है?
आप देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट का वोकल एज अ ऑप्शनल पेपर होगा, म्यूजिक एज अ ऑप्शनल पेपर होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का डांस जिसमें कथक है, भरतनाट्यम एज अ ऑप्शनल पेपर्स बच्चे लेते हैं, ठीक है। तो ये आर्ट है, सिंगिंग, डांसिंग, ये आर्ट आप कंसिडर कर सकते हो। एक्टिंग भी आपके लिए आर्ट ही कंसिडर किया जाता है, एंड इनफैक्ट टीचिंग भी अपने आप में क्या है, एक आर्ट ही कंसिडर किया जाता है। अब देखो हम प्रॉपर प्योर आर्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सिंगिंग डांसिंग के एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। अगर कोई यहाँ पे म्यूजिक एज अ ऑप्शनल पेपर लेता है तो उनको पता है कि 30 नंबर का उनका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, 30 नंबर का, ठीक है। मतलब अगर आप गाने की बात करते हो, म्यूजिक की बात करते हो, तो आपको धुन, ताल, सरगम, ये आपको गाना भी होता है, धुन बजती भी है, लेकिन इसकी पढ़ाई भी होती है, आपको पता होगा। ऐसे बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स हैं। अगर आप कथक की बात करते हैं तो कथक की भी प्रॉपर पढ़ाई होती है, उसके प्रॉपर्ली क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसमें पूछा जाता है, जैसे कथक का एक बेसिक स्टाइल है भ्रमरी, जो हम गोल गोल घूमते हैं, लिखा जाता है कि भाई भ्रमरी क्या है, थाप क्या है, ताल क्या है, ये हर चीज प्रॉपर्ली किताबों में मौजूद होती है, जिस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और फिर हम आर्ट को परफॉर्म करते हैं। तो जिस तरीके से आर्ट में एग्जिस्टेंस है थ्योरेटिकल नॉलेज की, तो क्या ये मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल है, क्योंकि आर्ट परफॉर्म करने की चीज है और मैनेजमेंट भी परफॉर्म करने की चीज है। लेकिन आर्ट के परफॉर्मेंस को हम किताबों में पढ़ते हैं कि हम कैसे परफॉर्म करें, तो क्या मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को भी हम किताबों में पढ़ते हैं कि हम मैनेजमेंट कैसे करें? ऑब्वियसली हम पढ़ ही तो वही चीज रहे हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि जिस तरीके से आर्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है, हर एक प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन के बारे में मेंशन है दैट हाउ वी नीड टू परफॉर्म द आर्ट, तो वही चीज आपके मैनेजमेंट में भी है कि हमें मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, ये किताबों में मेंशन किया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि आर्ट का पहला फीचर मैनेजमेंट के पहले फीचर से मैच कर जाता है, तो आपको 1 ईच यहां पे नजर आता है। अब हम बात करते हैं आर्ट के सेकेंड फीचर की, वो है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अगर आप यहाँ पे जितने भी सिंगर्स को देखो, आप अरिजीत सिंह को देख लीजिए, आप जुबिन नौटियाल को देख लीजिए, आप केके को देख लीजिए, आप सोनू निगम को देख लीजिए, आपके जितने भी अपने सिंगर्स हैं आप उनको कंपेयर कीजिए, सब लोग बहुत सारे सॉन्ग गाते हैं, रोमांटिक गाते हैं या फिर सैड सॉन्ग गाते हैं, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स भी गाते हैं, लेकिन सबके गाने में उनकी अपनी पहचान नजर आती है। अरिजीत का गाना और सोनू निगम के गाने में अंतर है। उसी तरीके से अगर आप और भी अदर सिंगर्स की बात करते हैं, ए.आर. रहमान की बात करते हैं, तो उनके भी गाने में आपको अंतर देखने को मिलेगा, व्हिच मींस सब गा रहे हैं, सब सिंगिंग एज अ आर्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके सभी अपने अपने परफॉर्मेंस में उनकी अपनी पहचान, उनकी आइडेंटिटी नजर आती है, व्हिच मींस पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। सब कोई आर्ट को, सब कोई उस सिंगिंग को अपने अपने अकॉर्डिंग परफॉर्म यहां पे कर रहा है, और इसीलिए सिंगर्स में वेरिएशन नजर आता है। किसी को कोई सिंगर बहुत पसंद आता है, किसी को कोई सिंगर पसंद नहीं भी आता है। तो सवाल यहाँ पर सिंपल सा बनता है कि जिस तरीके से आर्ट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, हर आर्टिस्ट अपने आर्ट को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है, तो क्या ये चीज मैनेजमेंट में भी है? क्या हर एक मैनेजर का जो फॉर्टे होता है, जो स्टाइल होता है मैनेजमेंट का, वो अलग अलग होता है क्या? हाँ जी, अलग अलग होता है। आप टेस्ला के एलॉन मस्क का एग्जांपल ले लीजिए, आप फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग का एग्जांपल ले लीजिए, आप गूगल में लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर आप उसी केसेस में सुंदर पिचई का एग्जांपल ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट के केसेस में सत्या नाडेला का एग्जांपल ले लीजिए, और भी बहुत सारे बेस्ट मैनेजर्स हैं, लेकिन इन सभी मैनेजर्स की मैनेजमेंट स्टाइल में आपको डिफरेंस नजर आएगा। आप रतन टाटा के स्टाइल को देखिए और आप मुकेश अंबानी के स्टाइल को देखिए, इन दोनों के स्टाइल में आपको अंतर नजर आएगा। सब मैनेजमेंट करते हैं एंड सबने क्लासी मैनेजमेंट किया है, ये दुनिया को उन्होंने प्रूव किया है, लेकिन सबके स्टाइल में डिफरेंसेस आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगे। कुछ चीजें कॉमन है, लेकिन उनका अपना तरीका होता है कि किसी कंपनी को कैसे मैनेज करें, उस कंपनी को कैसे लेके चले। तो जिस तरीके से आर्ट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, मैनेजमेंट में भी मैनेजर मैनेजमेंट का पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन करते हैं, तो ये फीचर आर्ट और मैनेजमेंट में क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। तो यहां तक आपको 2 ईच नजर साफ साफ आता है। नेक्स्ट आपके सामने है आर्ट के थर्ड फीचर, और वो है आर्ट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी।
जैसा कि आपको पता है कि अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रियाज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे सिंगर अगर आप बनना चाहते हैं, तो अगर आप अच्छे डांसर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और सालों की मेहनत और सालों की प्रैक्टिस के बाद वो हुनर निखर के आता है और दुनिया आपको सलाम करती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक आर्टिस्ट के लिए उसकी जो आर्ट होती है वो सेवा होती है, साधना होता है। तो इसीलिए आर्ट को बेहतरीन बनाने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके आपके अंदर क्रिएटिविटी नजर आती है। अदरवाइज आप वही दूसरों को कॉपी करेंगे और दूसरों को कॉपी करने तक आप कब तक चलेंगे? आपको अपनी स्टाइल कहीं ना कहीं तैयार करनी पड़ेगी। तो सवाल यहाँ पे आता है कि जिस तरीके से आर्ट की जो एक एक्सेलेंसी होती है वो प्रैक्टिस पे बेस्ड होती है, सालों की प्रैक्टिस पे बेस्ड होती है, क्या ये चीज मैनेजमेंट में भी अप्लाई होता है? हाँ जी, मैनेजमेंट में भी अप्लाई होता है। आप रतन टाटा को देखिए, जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को संभाला था और जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को स्विच नहीं, जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया, उस वक्त और रिटायरमेंट के वक्त टाटा किस लेवल पे पहुंच चुकी थी। आप देखिए, जिस वक्त मुकेश अंबानी ने रिलायंस ग्रुप को संभाला था, डिवीजन के बाद भी आप कह सकते हो, और आज आप उसी रिलायंस ग्रुप को देख लीजिए कहां से कहां पे पहुंच चुका है। ये चुटकियों में नहीं पहुंचा। उन्होंने ऐसे नहीं बात है कि उन्होंने गलतियां नहीं की, उन्होंने बहुत गलतियां की होंगी अपने लाइफ में, लेकिन उनमें कॉमन क्या होगा? उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी गलतियों से सीख लिया, उसको दोहराया नहीं और बेहतरीन काम करते गए, अपनी जिंदगी लगाई, अपना पूरा पूरा उम्र लगाया, तब जाके वो वर्ल्ड के बेहतरीन और बेस्ट मैनेजर्स में आज शुमार होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरीके से आर्ट प्रैक्टिस पे बेस होती है, आर्ट में आपको अपनी स्टाइल डेवलप करनी होती है, मैनेजमेंट का भी यही गेम है। वक्त लगता है आपको, क्योंकि आपको मल्टीपल एक्सपीरियंसेस जब तक नहीं होंगे, जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन फाइन नहीं होगी, तब तक आप बेस्ट मैनेजर नहीं बन पाएंगे। और अगर आप ये सोचे कि भाई मैं सिंपली ग्रेजुएशन कर लूं 21-22 तक, उसके बाद IIM से MBA कर लूं 25-26 तक, चलो भाई एकदम मस्त मैं मैनेजर बन गया, उसके बाद मैं दुनिया का बेस्ट मैनेजर बन जाऊं, नहीं भाई। आप सुंदर पिचाई का भाई पूरा पूरा जो लाइफ जर्नी है वो देखो ना, सुंदर पिचाई ने कब शुरू किया था और कितने सालों के बाद आज सुंदर पिचाई उस पोजीशन पे स्टैंड करते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट के केस में भी जो मैनेजमेंट की फाइननेस होती है, जो एक्सेलेंसी होती है, वो मैनेजर के प्रैक्टिस पे बेस्ड होती है, मैनेजर के क्रिएटिविटी पे बेस्ड होती है। तो इस केस पे भी, इस थर्ड फीचर में भी आपको नजर आता है कि आर्ट और मैनेजमेंट सेम हो जाता है, और यहाँ पे 3 ईच का आपको टोटल डेटा नजर आता है। तो फर्स्ट फीचर भी मैच करता है, सेकेंड फीचर भी मैच करता है, और थर्ड फीचर भी मैच करता है। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट एक प्रॉपर आर्ट है। तो चलिए, उम्मीद है मैंने आपको समझा दिया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड नेचर की, और वो है प्रोफेशन। जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं, हम प्रोफेशन को समझेंगे, प्रोफेशन के फीचर को समझेंगे, देन वी विल कंपेयर द फीचर ऑफ प्रोफेशन विथ मैनेजमेंट। अगर मैच कर जाता है तो हमारा मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है, और अगर नहीं करता तो नहीं है। तो चलिए बात करते हैं प्रोफेशन की। सबसे पहले चीज, प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसा कि आपको पता है, जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो मल्टीपल प्रोफेशन का जिक्र कर सकते हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाते हैं, या फिर कंपनी सेक्रेटरीज हो जाते हैं, डॉक्टर्स हो जाते हैं, लॉयर्स हो जाते हैं, ये प्रोफेशनल्स होते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कि क्या CA में या CS में या डॉक्टर्स के केसेस में या लॉयर्स के केसेस में आपको वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दिखती है? हाँ जी। अगर आपको CA बनना है तो पहले आपको CA फाउंडेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर CA इंटरमीडिएट IPC क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको फिर 3 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, फिर CA फाइनल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप यहाँ पे CA बनेंगे। इतना भी कोई भारी भरकम नहीं है, बहुत लोग अलग अलग नेगेटिविटी फैलाता है, बट हाँ ठीक है, आपको पढ़ना पड़ता है, उसमें मल्टीपल नॉलेज लेना पड़ता है। आपको कॉस्ट पढ़ना पड़ेगा, अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, लॉ पढ़ना पड़ेगा, टैक्स पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंस पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बेस्ट बनना चाहते हो तो आपको मल्टीपल और बहुत सारे नॉलेज को अक्वायर करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रोफेशन में एक प्रॉपर्ली आपको वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब भाई डॉक्टर को अगर आपको पढ़ाना है तो डॉक्टर को आप टैक्स थोड़ी पढ़ाओगे, टैक्स तो आप CA को ही पढ़ाओगे।
अब आपको यहाँ पे किसी लॉयर की बात करनी है तो भाई लॉयर को आप यहाँ पे बॉटनी थोड़ी पढ़ाओगे या फिर उसको ह्यूमन एनाटॉमी थोड़ी पढ़ाओगे, लॉयर को तो लॉ ही पढ़ाओगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है कि इस नॉलेज की जरूरत है, किसकी नहीं है, क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना, और उसकी किताबें भी अवेलेबल हैं। तो अब जरा बात करते हैं कि क्या ये फीचर मैनेजमेंट में नजर आता है। तो देखो भाई, मैनेजमेंट में भी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बताया गया है। मैनेजमेंट में किस तरीके से पढ़ना है भी बताया गया है। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाता है। तो मैनेजमेंट में भी मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं और मल्टीपल नॉलेज आपको अक्वायर करने की जरूरत पड़ती है ताकि आप बेस्ट मैनेजर्स बन पाएं। तो इसलिए याद रख लीजिएगा कि प्रोफेशन का जो पहला फीचर है दैट्स कॉल्ड वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये मैनेजमेंट से टैली हो जाता है क्योंकि मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो यहां पे वन ईच हो जाता है। सेकंड प्रोफेशन का फीचर है दैट्स कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री बोले तो क्या, जैसे अगर आपको सीए प्रोफेशन में एंटर करना है तो आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आपको मेंबरशिप नंबर और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू करेगी, तब जाके आप एज अ सीए काम कर सकते हैं। वही चीज सीएस में भी होता है, उनकी अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशन उनको इशू करती है। वही चीज आपके लॉ में होता है, वही चीज आपके डॉक्टर के केसेस में होता है। मतलब यूं ही कोई मुंह उठाए गया भाई आज हम डॉक्टर बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता। उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, एंट्री करने के लिए प्रॉपर सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तब जाके आप उस प्रोफेशन में काम करना शुरू करते हो। लेकिन सवाल है कि क्या मैनेजर में भी ऐसा होता है क्या? क्या मुझे मैनेजर बनने के लिए एमबीए की डिग्री होनी जरूरी है क्या? क्या मेरे पास बीबीए की डिग्री होनी जरूरी है क्या? क्या मुझे आईआईएम से क्वालिफाइड होना, पीजीडीएम की डिग्री होनी जरूरी है क्या? नॉट एट ऑल। ऐसे दुनिया में बहुत सारे बेहतरीन मैनेजर हैं जिनके पास साइंस की डिग्रीज हैं लेकिन वो मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। व्हिच मींस ऐसा नहीं है कि यही बंदा मैनेजर बन सकता है, ये बंदा मैनेजर नहीं बन सकता। यहां पे सिंपल सा देखा जाता है भाई किसकी कैपेसिटी है, किसके पास अच्छा ऑब्जर्वेशन है, किसके पास स्किल है। भाई नॉलेज की यहाँ पे बात होती है बट उतनी भी नहीं होती। आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए मैनेजमेंट करने के लिए, व्हिच मींस प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है बट मैनेजमेंट में या मैनेजर बनने के लिए कोई एंट्री रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। तो सेकंड फीचर प्रोफेशन और मैनेजमेंट का मैच नहीं कर पाता। जो प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है वो मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। थर्ड फीचर प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे सीए का एक प्रॉपर प्रोफेशनल एसोसिएशन है ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसको प्रॉपरली एक लॉ के थ्रू बनाया गया है जिस लॉ का नाम है द ICAI एक्ट 1949। पार्लियामेंट्री एक्ट था जिस एक्ट को पास करके इस बॉडी को बनाया गया। वही चीज आपको लॉ के केस में देखने को मिलेगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, एक ग्रुप है जो कि इंडिया में सारे लॉयर्स को क्या करती है, रजिस्टर करती है, मेंबरशिप नंबर देती है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू करती है। वही चीज सीएस में है और वही चीज आपके मेडिकल में है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जिस तरीके से एक प्रोफेशन में उनका अपना प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, क्या ये चीज मैनेजमेंट में है? क्या मैनेजमेंट में कोई मैनेजर्स के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिसमें उनको मेंबरशिप जरूरी मांगता है? ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के केस में अभी तक फॉर्मली कोई भी रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है, बट प्रोफेशन के केसेस में आपको हर एक प्रोफेशन का देखने को मिल जाएगा। तो इस थर्ड फीचर पे भी प्रोफेशन मैनेजमेंट से दूर जाता नजर आता है और इस थर्ड फीचर में भी दोनों टैली नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने फोर्थ फीचर है प्रोफेशन का, दैट्स कॉल्ड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसा ये कहा जाता है, कहा क्या जाता है, ये एक्चुअली है हर एक प्रोफेशन को गवर्न करने वाली जो उनकी प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है वो एक तरीके से रूल बुक बनाती है, वो गाइडलाइन सेट करती है, वो कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करती है कि बीइंग अ सीए आईसीआई बताता है कि आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते। बीइंग अ डॉक्टर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बताता है कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया बताता है लॉयर्स के केसेस में कि एक लॉयर ये कर सकता है, ये लॉयर वो नहीं कर सकता। व्हिच मींस उनकी एथिक्स डिफाइन की जाती है, उनकी मोरालिटी डिफाइन की जाती है दैट उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है कि क्या ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये मैनेजमेंट में है क्या? अरे बच्चा, मैनेजमेंट में जब कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन ही नहीं है तो फिर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा कौन? ये सिंपल सी बात है। प्रोफेशन में सीए, सीएस या लॉयर या डॉक्टर के केसेस में तो उनका प्रोफेशनल एसोसिएशन है, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, वो बताते हैं व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, एथिकली और मोरली। लेकिन जब मैनेजमेंट में प्रोफेशनल एसोसिएशन रिकॉग्नाइज नहीं है तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट आएगा कहां से? व्हिच मींस मैनेजमेंट में कोई भी फॉर्मल, इलीगल, कोई भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। तो फोर्थ फीचर में भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट अपने आप से दूरी बना लेते हैं और यहाँ पे दोनों टैली नहीं होते। चले भाई, अभी तक तो थोड़ा सा आपको एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है। अब तो हम फिफ्थ फीचर को देख लेते हैं, क्या फिफ्थ फीचर मैच कर पाता है, नहीं कर पाता। फिफ्थ फीचर है मैनेजमेंट का, वो है सर्विस मोटिव। जैसा अगर कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर की बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? सोसाइटी को सर्व करना, ये देखना कि सोसाइटी में कोई बीमार ना हो। अगर एक आप लॉयर की बात करते हो तो लॉयर की ऑब्जेक्टिव क्या होती है? उसकी भी ऑब्जेक्टिव होती है कि सोसाइटी को सर्व करे, झूठ बोले तो क्या सच और गलत में अंतर कर पाए, जिन लोगों का यहाँ पे हक मारा जा रहा है उनको हक मिले, सच जीते। व्हिच मींस सर्व करना सोसाइटी को लॉयर का काम होता है, सर्व करना सोसाइटी को एक डॉक्टर का भी काम होता है, एक सीए का भी काम होता है कि लोगों को उनके टैक्स में या फाइनेंसेस में उनकी मदद की जाए। सवाल क्या है कि क्या ये जो सर्विस मोटिव वाला फंडा जो कि प्रोफेशन में है, क्या मैनेजमेंट में है? हाँ जी, क्यों नहीं है? आपको याद होगा हमने बात किया था मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव याद होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसमें तो एक मैनेजर सर्व ही तो कर रहा है ना, सोसाइटी को सर्व कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट की श्योरिटी करने की कोशिश कर रहा है या फिर उनकी ग्रोथ को लाने की कोशिश कर रहा है। एक पर्सन बोले तो क्या जो एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी अच्छी मिले, उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन मिले, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हो, अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देता है, वो उनकी डेवलपमेंट करता है। व्हिच मींस वो भी अपने एम्प्लॉय को सर्व ही कर रहा है, वो भी अपने सोसाइटी को सर्व ही कर रहा है, वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्व ही कर रहा है। हाँ ठीक है, बदले में पैसा मिल रहा है भाई, पैसा तो डॉक्टर को ही मिलता है, पैसा तो लॉयर को ही मिलता है, पैसा तो सीए को ही मिलता है, मैनेजर को ही मिलता है, लेकिन मैनेजर भी सर्विस देता है और उसका भी मोटिव सर्व करना ही होता है, जिस तरीके से प्रोफेशन में होता है। तो आपका फिफ्थ फीचर यहाँ पे मैनेजमेंट और प्रोफेशन को एक साथ लाके खड़ा कर देता है। तो आपको क्या दिखता है? आपको कंक्लूजन ये निकालना चाहिए कि सर फर्स्ट फीचर तो मैच कर गया, लेकिन सेकंड नहीं मैच कर पाया, थर्ड भी नहीं मैच कर पाया, फोर्थ भी नहीं मैच कर पाया, फिफ्थ मैच कर पाया। व्हिच मींस मेजर तीन फंक्शन नहीं मैच करते हैं, बस दो फंक्शन मैच करते हैं। तो इस पे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि मैनेजमेंट कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है। मे बी आगे आने वाले कुछ सालों में मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बन जाए, प्योर प्रोफेशन बन जाए, बट टिल येट मैनेजमेंट एक प्योर प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि जो मेजर इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं प्रोफेशन के वो मैनेजमेंट से टैली नहीं खाते। तो चलिए, यहाँ पे तो बात होगी प्रोफेशन की भी, तो आपको उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। आपको अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी तो थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। अब भाई मेरी राइटिंग उतनी भी अच्छी नहीं तो मैं क्या करूं। तो चलिए, बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, हमने साइंस के बारे में बात कर लिया, हमने आर्ट के बारे में बात कर लिया, प्रोफेशन के बारे में बात कर लिया, और कंक्लूजन ये निकल के आता है कि मैनेजमेंट सॉफ्ट साइंस है, प्योर नहीं, इम्प्योर साइंस है, एग्जैक्ट नहीं, इनएग्जैक्ट साइंस है, परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट साइंस है। बट मैनेजमेंट आर्ट जरूर है, लेकिन मैनेजमेंट कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है। ओके, प्रोफेशन के सारे फीचर्स मैनेजमेंट के साथ टैली नहीं खाते। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, तब हम बात करेंगे फर्दर टॉपिक जिसमें हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। गुड बाय।